आज का हमारा टॉपिक है एंटी माइक्रोबियल। तो एंटी माइक्रोबियल टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एंटी माइक्रोबियल के क्लासिफिकेशन से। देखते हैं एंटी माइक्रोबियल कौन कौन से टाइप में क्लासिफाइड है। सबसे पहले देखते हैं कि बेस्ड ऑन ऑर्गेनिज्म के बेसिस पे एंटी माइक्रोबियल कैसे क्लासिफाइड है। फर्स्ट देखेंगे कुछ एंटीबायोटिक्स हो सकते हैं, कुछ एंटी फंगल होंगे, कुछ एंटी पैरासिटिक होंगे, कुछ एंटी वायरल होंगे। सेकेंड, they may be classified on the basis of their chemical structure. Some are beta lactam, some are aminoglycosides. थर्ड, सोर्स के बेसिस पे क्लासिफाइड हो सकते हैं वो। सपोज़ कोई एंटी माइक्रोबियल जो है वो ऑर्गेनिज्म से हमें मिल रहा है तो वो एंटीबायोटिक्स होगा। ऑर्गेनिज्म से मिलना मतलब कि सपोज़ कोई एक ऐसा ऑर्गेनिज्म से कोई प्रोडक्ट है जिसे हम यूज़ कर रहे हैं किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को मारने के लिए, उसे हम कहेंगे एंटीबायोटिक्स। हाँ, अगर वो नॉन ऑर्गेनिज्म बेस्ड सोर्स है, सपोज़ लैब है या केमिकली डिज़ाइन किया हमने उसे लैब में, या किसी प्लांट बेस्ड है वो, तो वो नॉन एंटीबायोटिक्स सोर्स की कैटेगरी में आएगा। टाइप का क्लासिफिकेशन देखते हैं। यह क्लासिफिकेशन होगा बेस्ड ऑन एक्टिविटी। सो एक्टिविटी के बेसिस पे ये दो टाइप में क्लासिफाइड है। ये होंगे एक तो स्टैटिक, दूसरे होंगे साइडल। जो एंटी माइक्रोबियल माइक्रोब की ग्रोथ को रोकेंगे उन्हें कहेंगे हम स्टैटिक, और जो माइक्रोब को किल करेंगे वो होंगे साइडल। जनरली हम ऐसे पेशेंट में जिनका इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ होता है उनमें हम साइडल ड्रग्स ही प्रेफर करते हैं, वहाँ स्टैटिक हम नहीं देते हैं, अवॉइड करते हैं। अगर पेशेंट का इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, पेशेंट हेल्थी है इम्यून सिस्टम, तो हम वहाँ पे स्टैटिक ड्रग्स प्रेफर कर सकते हैं। साइडल ड्रग्स के जो टाइप्स है उन्हें याद करने का एक निमोनिक्स है बेवफा। हियर बी स्टैंड फॉर बीटा लैक्टम, वी स्टैंड फॉर वैनकोमाइसिन, एफ स्टैंड फॉर क्लोरोक्विनोलोन, ए स्टैंड फॉर अमाइनोग्लाइकोसाइड। बाकी जो बचे हुए ड्रग्स हैं वो आते हैं स्टैटिक की कैटेगरी में। यहाँ पे जनरली आते हैं हमारे प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर, इसमें आ जाएगा हमारा टेट्रासाइक्लिन, दूसरा आएगा क्लोरामफेनिकोल, थर्ड आएंगे मैक्रोलिड्स, फोर्थ आएंगे लिनाजोलाइड, और एक प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर के अलावा भी क्लास आएगा सल्फोनामाइड का। आगे हम इन सबको इन डेप्थ स्टडी करेंगे, बट फिलहाल बस इतना याद रखना है हमें इससे कि स्टैटिक मेडिसिन हम ऐसे पेशेंट में प्रेफर करेंगे जिनका इम्यून सिस्टम थोड़ा हेल्दी है, और साइडल हम ऐसे पेशेंट में प्रेफर करेंगे जिनका इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज्ड है, इम्यूनिटी वीक है। अब जो लास्ट हम फिफ्थ वाला क्लासिफिकेशन पढ़ने जाने हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना है। ये जो फिफ्थ टाइप का क्लासिफिकेशन है ये बेस्ड ऑन होगा हमारा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। सपोज़ ये एक बैक्टीरिया है, ये उसका सेल वॉल है, ये सेल मेम्ब्रेन, ये उसका न्यूक्लियस डीएनए, और यहाँ पे हो जाएगा प्रोटीन। तो अब बेस्ड ऑन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हम एंटी माइक्रोबियल कैसे पढ़ेंगे। कुछ ऐसे एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स होंगे जो सेल वॉल की ग्रोथ को रोकेंगे, कुछ ऐसे होंगे जो मेम्ब्रेन की ग्रोथ को रोकेंगे, कुछ ऐसे होंगे जो डीएनए गायरेज को रोकेंगे, और कुछ ऐसे ड्रग्स होंगे जो प्रोटीन सिंथेसिस को रोकेंगे, और एक ऐसे टाइप के भी ड्रग्स होंगे जो मेटाबॉलिज्म को भी अफेक्ट करेंगे। सो दवाइयाँ यहाँ पे टोटल 5 टाइप में काम कर सकती हैं। कौन कौन सी देखते हैं। कुछ दवाइयाँ जो होंगी वो सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट करेंगी, कुछ होंगी जो मेम्ब्रेन पे एक्ट करेंगी, कुछ आगे जाएंगे सेल के अंदर तो वो मेटाबॉलिज्म पे इफेक्ट करेंगी, आगे और जाएंगे हम तो वो डीएनए गायरेज को इनहिबिट करेंगे, और फिफ्थ जो आखिरी टाइप के होंगे वो है प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करेंगे वो। तो ये टोटल बेस्ड ऑन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये 5 टाइप के
ड्रग्स होंगे जो 5 अलग अलग चीज़ों पे इफ़ेक्ट करेंगे। आगे हम देखते हैं कि जो हमारे माइक्रोब्स हैं उनके अंदर रेजिस्टेंस किस तरह से आती है। हम देखने जा रहे हैं एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। ये 2 टाइप की होती है, एक होती है नेचुरल और दूसरी होती है एक्वायर्ड। नेचुरल एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस वो होती हैं कि उनके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट वो पहले से ही रेजिस्टेंस प्रेजेंट होता है। जैसे कि माइकोप्लाज्मा का एग्जांपल ले सकते हैं हम। माइकोप्लाज्मा ये रेजिस्टेंस होता है सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स से। क्यों? क्योंकि माइकोप्लाज्मा के अंदर सेल वॉल ही प्रेजेंट नहीं है। तो जब इसके अंदर सेल वॉल ही प्रेजेंट नहीं है तो ये ऐसी मेडिसिन जो कि सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट करती है, उनके अगेंस्ट ये नेचुरली रेजिस्टेंस रहेगा। और दूसरे टाइप के होते हैं एक्वायर्ड। इनमें क्या होता है कि माइक्रोब शुरू में सेंसिटिव रहेगा हमारे मेडिसिन से, लेकिन बाद में क्या होगा कि वो उस मेडिसिन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस एक्वायर कर लेगा, जिसकी वजह से वो मेडिसिन का उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। अब ये रेजिस्टेंस एक्वायर करने के कई मेथड्स होते हैं माइक्रोब्स में, जिनमें से हम कुछ मेथड्स देखते हैं। सपोज जो फर्स्ट मेथड है हमारा, ये है इनएक्टिवेटिंग द एंजाइम्स। माइक्रोब क्या करेगा कि ऐसे एंजाइम्स जो उसकी बॉडी में प्रेजेंट है, जिन पे हमारी मेडिसिन जाके इफेक्ट कर रही है और वो एंजाइम्स अल्टर्ड हो जा रहा है, इसकी वजह से माइक्रोब की डेथ हो रही है या फिर माइक्रोब की ग्रोथ रुक रही है। तो माइक्रोब क्या करेगा, जो ऐसी एंजाइम्स है उनको वो इनएक्टिवेट कर देगा। तो ये करने की वजह से क्या होगा, जैसे जो हमारे मेडिसिन जैसे अमाइनोग्लाइकोसाइड, बीटा लैक्टम और क्लोरामफेनिकॉल, इन क्लास की मेडिसिन जो है ये एंजाइम पे एक्टिवेट करके माइक्रोब्स को इनहिबिट करती है या फिर किल करती है। तो ये क्या करेंगे कि ये सारे मेडिसिन जो है इनका कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा अगर हमारा माइक्रोब अपना एंजाइम ही वो इनएक्टिवेट कर दिया। तो ये मेडिसिन का रेजिस्टेंस डेवलप हो जाएगा बिकॉज ऑफ एंजाइम इनएक्टिवेशन। दूसरा हमारा है अल्टर्ड टारगेट। इसमें क्या होगा कि जिस टारगेट पे एंटीबायोटिक्स अटैक करती है वो टारगेट ही वो चेंज कर देगा माइक्रोब। सपोज कैसा होता है कि एंजाइम्स जो होती हैं उनका एक स्पेसिफिक बाइंडिंग पॉइंट होता है। अगर वो पॉइंट में ही हम कुछ अल्ट्रेशन कर दें तो एंजाइम बाइंड नहीं होंगे अपने टारगेट साइट पे और फिर वो उनका इफेक्ट नहीं कर पाएंगे। इसमें कौन कौन से आते हैं, MRSA, VRSA एंड थर्ड इज फ्लोरोक्विनोलॉल। MRSA is nothing but methylene resistant Staph aureus. VRSA is vancomycin resistant Staph aureus. तो ये जो मेडिसिन है ये एक स्पेसिफिक टारगेट पे जाके बाइंड होते हैं और फिर अपना इफेक्ट दिखाते हैं। तो अगर वो टारगेट हम अल्टर कर देंगे तो MRSA, VRSA एंड फ्लोरोक्विनोलॉल ये अपना इफेक्ट नहीं दिखा पाएंगे और हमारा जो माइक्रोब है वो इनके अगेंस्ट रेजिस्टेंस हो जाएगा। थर्ड इज इफ्लक्स पम्प। ये क्या करेगा, ये थ्रो कर देगा। इफ्लक्स जैसे नाम से हमें समझ आ रहा है, इफ्लक्स यानी कि थ्रो आउटसाइड। इसमें क्या होगा कि हमारा मेडिसिन अंदर जाएगा लेकिन वहाँ पे एक ऐसे पंप लगेंगे कि जैसे ही मेडिसिन अंदर दिखा उन्हें, वो क्या करेंगे, वो मेडिसिन को उठाएंगे और बाहर फेंक देंगे। तो ये कौन कौन से हमारे एंटीबायोटिक्स में इफेक्ट करते हैं, जैसे टेट्रासाइक्लिन हो गया, टीजेसाइक्लिन हो गया। और फोर्थ का टाइप होता है, ये होता है डिक्रीज इन परमिएबिलिटी। ऑब्वियस सी बात है कि अगर परमिएबिलिटी ही कम है, एब्जॉर्प्शन ही कम होगा, उसका जाएगा ही मेडिसिन कम अंदर, तो वो ऑब्वियसली रेजिस्टेंस हो जाएगा, वो कोई इफेक्ट नहीं दिखा पाएगा। इसमें कौन से आते हैं हमारे अमाइनोग्लाइकोसाइड। फिफ्थ इज़ अल्टर्ड मेटाबॉलिज्म। अब इस अल्टर्ड मेटाबॉलिज्म में कौन सी मेडिसिन का रेजिस्टेंस डेवलप होता है, जनरली सल्फोनामाइड क्लास की। इसमें क्या होता है कि जो एक बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया सारी चीज़ें जो न्यूट्रिशन या फिर जो अपना है वो डिराइव करेगी अपने होस्ट से, लेकिन अपनी फॉलिक एसिड वो खुद बनाती है। फॉलिक एसिड के मामले में वो कभी भी होस्ट का फॉलिक एसिड नहीं चुराएगी, वो अपना खुद बनाएगी। तो क्या होता था, ये जो सल्फोनामाइड होता था ये उसके फॉलिक एसिड डेवलपमेंट पे ही इफेक्ट डाल देता था और फॉलिक एसिड का डेवलपमेंट नहीं होने देता था, जिसकी वजह से फॉलिक एसिड काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है बैक्टीरिया के ग्रोथ के लिए। जब फॉलिक एसिड डेवलप ही नहीं होगा तो बैक्टीरिया का ग्रोथ नहीं होता था और बैक्टीरिया की डेथ हो जाती थी। तो बैक्टीरिया ने क्या किया कि उसका जो मेटाबॉलिज्म था फॉलिक एसिड डेवलपमेंट का, उसने वो मेटाबॉलिज्म को ही चेंज कर दिया। सो ये हो गया हमारा अल्टर्ड मेटाबॉलिज्म।